हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक गुप्त साम्राज्य है। हम पढ़ रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें बता देती हूँ कि हम क्लास 12 का CBSE बोर्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है जिसमें हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड चैप्टर के गुप्त साम्राज्य हमारा टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने अपने वीडियोस को डिवाइड किया है क्योंकि एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस को डिवाइड किया है ताकि छोटे छोटे वीडियोस देख करके आप अपने नोट्स इजीली बना सकें और उसको समझ सकें। आज के टॉपिक के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। हमने पिछले टॉपिक में मौर्य साम्राज्य कंप्लीट किया था और दक्षिण भारत के कुछ राज्य चोल, चेर और पांड्य के बारे में जो कुछ भी आपकी बुक में दिया गया है वो हमने कंप्लीट किया था। सरदार सरदारी बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है, वो कंप्लीट किया था हमने। कुषाण वंश हमने कंप्लीट किया था। मैंने बताया था कि कुषाण राजाओं को देव राजा भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्वर्गपुत्र और देवपुत्री की उपाधि से नवाजा था, इसलिए दैवीय राजा के रूप में भी कुषाण शासकों को जाना जाता है। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसमें लिंक मैं दे दूंगी। तो आज हम पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, गुप्त साम्राज्य के बारे में सबको पता है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त का भी नाम सुना होगा। एक चंद्रगुप्त मौर्य को हम मौर्य वंश में पढ़ चुके हैं और चंद्रगुप्त नाम के बहुत सारे राजा भारतीय इतिहास में हुए हैं। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस बात को लेकर कि फिर से चंद्रगुप्त कैसे आ गया। तो चंद्रगुप्त नाम के बहुत सारे राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक था जिसने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया जो गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी गुप्त वंश का राजा था, समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसके अलावा कुछ हमने दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ पर भी चंद्रगुप्त के नाम के राजाओं के बारे में हमें पढ़ना रहता है। हालांकि 12th क्लास में वो चीज़ नहीं है, लेकिन भारतीय इतिहास में बहुत सारे राजा हुए हैं। एक चंद्रगुप्त हुए हैं जिनके नाम पर विक्रम संवत हमारे यहाँ चलता है। हमारे देश में जो विक्रम संवत अपनाया गया है वो उज्जैन के राजा थे चंद्रगुप्त, उनके नाम पर अपनाया गया है। तो अलग अलग जगह पर चंद्रगुप्त नाम के राजा बहुत सारे हुए हैं। तो हमें तो जो हमारे सामने है वो अच्छे से याद कर लेना है। अभी इसके अलावा हमारे सामने और कोई चंद्रगुप्त नहीं आया है। एक चंद्रगुप्त मौर्य हमने पढ़ लिया है और एक हम आज और पढ़ेंगे, दो बल्कि पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में सबसे पहले स्थापना के बारे में बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद आते हैं प्रथम शक्तिशाली राजा। इस साम्राज्य का कौन था जो श्रीगुप्त ने स्थापना की थी, लेकिन शक्तिशाली राजाओं की श्रेणी में इनका नाम नहीं आया है। प्रथम शक्तिशाली राजा इस वंश का था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत भी इन्होंने चलाया था 319 AD का। उसके बाद है द्वितीय राजा इस वंश का जो था वो कौन था, वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को इस वंश का संभवतः सर्वाधिक शक्तिशाली राजा माना जाता है। जिस तरीके से सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने की एक प्रतिज्ञा ली थी, उसी तरह की कोई प्रतिज्ञा समुद्रगुप्त ने भी ली थी और वो भी चाहता था कि वो विश्व को नहीं तो एटलीस्ट पूरे भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाए। इसीलिए इतिहासकार स्मिथ ने, ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि किसको भारत का सिकंदर कहा जाता है, तो किसने कहा है? इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का सिकंदर। जैसे कि सिकंदर ने पूरा विश्व जीतने की
एक प्रतिज्ञा ली, उसी तरीके से भारत को जीतने की प्रतिज्ञा लेने वाला समुद्रगुप्त था, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टार्टिंग चीजें हैं। इसके बाद एक और राजा हुआ, उसके बारे में बता देती हूँ। प्रथम राजा, दूसरा और तीसरा। हालांकि इसका भी पुत्र एक था रामगुप्त, तो लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा विवरण नहीं है। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसलिए इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि जो विक्रम संवत है भारत का, वो इन्होंने ही चलाया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, लेकिन ये गलत है। इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि विक्रम संवत चलाने वाले विक्रमादित्य राजा अलग थे, उज्जैन में उनका शासन था, तो वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का के बाद गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा हुआ है। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेस की, कि गुप्त साम्राज्य के सोर्सेस क्या थे, कौन कौन से स्रोत रहे हैं जिनसे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारे सोर्सेस, ज्यादातर पुरातत्व रहा है, सिक्के रहे हैं, मूर्तियां रही हैं, भवन रहे हैं, और कुछ चीजें लेख, अभिलेख, ये सब चीजें। तो वही सारी चीजें यहाँ पर भी हमको मिलती हैं। तरह तरह के सिक्के हमें मिलते हैं, जिससे समुद्रगुप्त ने बहुत सारे सिक्के अपने बनवाए थे। अभिलेख हमें मिलते हैं यहाँ पर। और एक और चीज, प्रशस्ति, ये एक नया वर्ड है जो अभी तक हमारे उसमें नहीं आया जितना हमने पढ़ा। प्रशस्ति क्या होती है, ये बहुत खास है गुप्त वंश के लिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अभिलेख तो हम लोगों ने पढ़े हैं, अशोक के अभिलेख पढ़े, जैसे मैंने बताया था कि अशोक ने अभिलेखों को की प्रथा एक जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद जितने भी वंश आए भारत में, सभी में अभिलेख स्थापित करवाने की प्रथा जो थी वो चलती रही, और फिर बाद के सभी राजाओं ने अपने अपने अभिलेख बनवाए। तो अभिलेख हमें गुप्त साम्राज्य के भी मिले हैं, सिक्के भी हमें उनके मिले हैं जिन पर उन्होंने तरह तरह के चित्र बनवाए हैं, कुछ लेख भी लगवाए हैं, प्रशस्ति मिली है हमें यहाँ पर। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने लगवाई, तो समुद्रगुप्त, या किसके बारे में है। सबसे पहले तो ये है कि समुद्रगुप्त के बारे में है ये प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा, किसने लगवाई है, ये समुद्रगुप्त के राजकवि, समुद्रगुप्त का जो राजकवि था जिसका नाम था हरिशेन। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ इसके प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। रचयिता कौन है, हरिशेन। हरिशेन कौन थे, हरिशेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति लगवाई थी, और कहाँ लगवाई थी, प्रयाग प्रशस्ति लगवाई कहाँ गई, इलाहाबाद। सबको पता होना चाहिए ये कि इलाहाबाद का ही पुराना नाम प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति है क्या, प्रशस्ति का क्या मतलब होता है। प्रयाग तो एक स्थान को इंगित करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं इलाहाबाद। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे की प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उनके राजकवि हरिशेन ने एक प्रशस्ति, एक लेख जो है वो इलाहाबाद में स्थापित करवाया, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है। बल्कि मैं कहूंगी कि समुद्रगुप्त के हर एक साल, किस साल उसने कौन सी विजय की, किस साल उसने कौन सा महान काम किया, इन सब का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसी को हम तोड़ दें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशेन ने की। किसके बारे में वर्णन है, समुद्रगुप्त के बारे में। कहाँ लगाई गई, इलाहाबाद में इसकी स्थापना हुई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है, और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है ये गुप्त वंश का।
इसके बाद है एक और क्वेश्चन आपका गुप्त वंश से आता है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन आपके जहां से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत ही मैं इधर उधर का बता देती हूँ जो वंश से स्टार्टिंग से या बाद में जहाँ पर चीजें आपको समझ में आए। बाकी गुप्त वंश बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, इसको खत्म करने में ही 8-10 दिन लग जाए अगर पूरा चैप्टर हम पूरा गुप्त वंश के बारे में पढ़ें। लेकिन आपकी बुक में जितना दिया है उतना मैं यहाँ पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग क्वेश्चन टू क्वेश्चन लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है फाहियान। फाहियान ये कौन था? ये चीनी यात्री था, चीन से आया हुआ एक यात्री था। बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आया था। और कब आया था फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड विक्रमादित्य के काल में। ये आप नोट कर लीजिए, विक्रमादित्य के काल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये भारत आया और इसका समय जो है लगभग 399 ईस्वी से 412 ईस्वी। 412 ईस्वी ये टाइम पीरियड चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है एक्चुअली। तो उसी के समय में ये भारत आया था। एग्जैक्टली टाइम इसका नहीं पता है कि कब आया, इसीलिए जो इसका अप्रोक्स टाइम है वो ये है 399 से 412 ईस्वी के बीच में। फाहियान जो कि चीन का एक यात्री था वो भारत यात्रा पर आया था। उसने यहाँ पर आकर सभी जगह के क्षेत्रों की जो बौद्ध स्थल है वहाँ की भी उसने यात्रा की और चंद्रगुप्त के संग में वही दरबार में रहा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड थी, ये मैंने आपको सारी बताई। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। अब एक टॉपिक आपको बुक में दिया गया है सुदर्शन झील, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सुदर्शन झील ये क्या है? इसका विवरण कहाँ से मिलता है? किसने स्थापित की? किसने इसका जीर्णोद्धार किया और किसने इसके बारे में बताया? तो सुदर्शन झील है क्या? सुदर्शन झील कहाँ है? सबसे पहले इसका स्थान कहाँ है? स्थान है इसका गुजरात। गुजरात में भी कहाँ पर? सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में हमें सुदर्शन झील मिली हुई है। इसका निर्माण, यही क्वेश्चन बस आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। निर्माण इसका किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल। राज्यपाल का मतलब गवर्नर। उस समय जो राज्यों में जिनको तैनात किया जाता था एक पोस्ट देकर के गवर्नर की, वो तो गवर्नर राज्यपाल जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। अब आप सोच रहे होंगे कि मौर्य वंश की जानकारी मैं आपको अभी क्यों दे रही हूँ? इसलिए दे रही हूँ कि सुदर्शन झील का जो रिलेशन है वो मौर्य काल से शुरू होकर के गुप्त वंश तक जाता है। क्योंकि हम अभी गुप्त वंश पढ़ रहे हैं इसलिए ये आपकी किताब में उसी में दिया गया है, इसलिए मैं आपको ये अभी बता रही हूँ। तो सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया। अब आता है कि इसकी जानकारी किसने दी? जानकारी देने वाला है शक राजा। शक राजा जिसका नाम है रुद्रदामन। अब रुद्रदामन कौन है? देखिए, गुजरात में सभी जगहों पर अलग अलग समय में अलग अलग वंशों का शासन रहा। तो गुजरात के सौराष्ट्र में भी एक टाइम पर शक वंश का शासन था। ये शक लोग भी मध्य एशिया से भारत में इन्होंने प्रवेश किया था और फिर यहाँ पर आके गुजरात में इन्होंने अपने शासन को स्थापित कर लिया था। तो वहां पर काफी समय तक शक वंश का शासन रहा और उस वंश को खत्म करने का श्रेय गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। तो शक राजा रुद्रदामन का एक अभिलेख हमें मिला है। रुद्रदामन का अभिलेख कब का है? ये अभिलेख ये है, इसका समय आपसे पूछा जाता है 150 एडी।
150 एडी का एक अभिलेख हमें मिला है, किसका? रुद्रदामन का। उस अभिलेख में रुद्रदामन ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। इसमें इसने ये भी कहा है कि इस झील को इसके जो तटबंध हैं, जो इसके किनारे हैं, वो टूट गए थे जिस समय मैं शासन कर रहा था, तो मैंने उसका जीर्णोद्धार कराया, उसकी मरम्मत करवाई, और वो पूरी मरम्मत मैंने अपने पैसों से करवाई। ये रुद्रदामन अपने इस अभिलेख में कहता है। इस अभिलेख का क्या नाम है? 100, इसको मैं पूरा सही से लिख देती हूँ, रुद्रदामन का 150 एडी का गिरनार अभिलेख। ये भी जरूरी है लिखने के लिए, गिरनार अभिलेख। तो इस अभिलेख में ये कहता है कि इसकी स्थापना सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। फिर ये बोलता है कि इस सुदर्शन झील में के किनारे जो थे वो टूट गए थे, फिर उसकी जो मरम्मत है वो मैंने करवाई, अपने खर्चे पर करवाई। और ये भी उल्लेख देता है गिरनार अभिलेख में कि मैंने उसके लिए जनता से कोई पैसा नहीं लिया, और ना ही मैंने उसमें कोई भी किसी तरह का कोई कर जनता के ऊपर लगाया। इसके बाद रुद्रदामन इसी अभिलेख में बोलता है कि कुछ समय के बाद फिर सुदर्शन झील को मरम्मत की आवश्यकता पड़ी, तब एक गुप्त शासक ने क्या करवाई? मरम्मत करवाई। अभी नाम तो नहीं देता है, मैं आपको बता देती हूँ। गुप्त शासक स्कंदगुप्त, जो बाद के गुप्त वंश के शासकों में एक है, स्कंदगुप्त ने मरम्मत करवाई थी सुदर्शन झील की, जो कि गुप्त वंश का शासक था। तो अब पूरा क्या हो गया? गिरनार अभिलेख का विवरण क्या हो गया कि गिरनार अभिलेख 150 एडी का अभिलेख है, जो हमें गुजरात के गिरनार से मिला है। ठीक है, यहाँ पर ये अभिलेख जो है वो शक राजा रुद्रदामन का है, जिसमें रुद्रदामन ये कहता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया। फिर मैंने इसकी मरम्मत करवाई अपने खर्चे पर, जनता से मैंने कुछ नहीं लिया। और फिर वो कहता है इस अभिलेख में कि गुप्त शासक ने बाद में कुछ समय के बाद जब फिर से इसे मरम्मत की आवश्यकता पड़ी, फिर से इसमें टूट फूट हो गई, तो एक गुप्त शासक ने इसकी मरम्मत करवाई। इतना विवरण है सुदर्शन झील का जो आपको बुक में दिया गया है, और यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सुदर्शन झील कहाँ पर है? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त वैश्य का भी नाम किस वंश के शासनकाल में हुआ? मौर्य वंश। शक राज के 150 एडी का अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। कहाँ का है? गिरनार का। ये सारी चीजें आपको सुदर्शन झील में मिलेंगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं अपनी बुक में अगले टॉपिक की तरफ। किताब में आपकी बहुत सारी चीजें और भी दी गई हैं, जैसे कि मैंने प्रयाग प्रशस्ति आपको बताया, तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेन ने लिखी है वो भी हमें मिलता है। उसका विवरण भी आपकी बुक में पेज नंबर 37 में दिया गया है कि प्रशस्ति में क्या कहा गया है। आप उसको जब पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के बता देती हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि यह एक प्रयाग प्रशस्ति का एक छोटा सा अंश आपकी किताब में दिया गया है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे में अन्य राजाओं की यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और बुरे के असाधु के विनाश के कारक हैं। वे यज्ञ हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र, यम के तुल्य हैं। इस तरीके का अंश मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रशस्ति जो है वो क्या होती है। अभिलेख पर ही इसको लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो आपका है बदलता हुआ देहात। पेज नंबर 38 पर आपको दिया गया है बदलता हुआ देहात। देहात में क्या है ये आप देख लीजिए, क्या मतलब है इस टॉपिक का। टॉपिक है बदलता हुआ देहात।
अब ये बदलता हुआ देहात क्या है? ये एक्चुअल में आपको उस समय की जो ग्रामीण स्थिति है, ग्रामीण भारत की स्थिति, उसके बारे में वर्णन दिया गया है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि राजा कौन कौन से थे, वंश कौन कौन से थे, यहाँ पर किस वंश में क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग समाज पर आते हैं कि समाज कैसा था। तो इसके अंदर प्रॉपरली एक तो बात ये आती है कि कहाँ से हमें पता चलता है कि समाज कैसा था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब यहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं कि इतिहास का पुनर्निर्माण किस तरीके से किया गया, इतिहासकारों ने कैसे लिखा कि वहाँ का समाज कैसा था। राजा के द्वारा जो अभिलेख लगाए जाते थे या जो भी जानकारियां स्थायी तौर पर लगाई जाती थी, उनमें तो सिर्फ राजा का एक पक्ष ही होता था कि राजा जो बता रहा है जनता के बारे में, प्रजा के बारे में कि मेरी प्रजा सुखी है, तो वो एक तरफा उनका व्यू है। जब हम बात करते हैं कि समाज कैसा था, तो हमें एक तरफ से ये भी देखना पड़ता है कि समाज या जनता की तरफ से कोई वक्तव्य कहीं पर लिखा हुआ मिलता है क्या, लेकिन ऐसा बहुत कम है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रजा ने कोई चीज लिखकर छोड़ी हो, क्योंकि उनको तो ऐसे अधिकार नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कुछ जगह से हमें ये जानकारियां मिलती हैं। तो जैसे बदलता हुआ देहात हमारा टॉपिक है कि भाई गाँव की में क्या समस्याएं थी, प्रजा किस तरीके की थी, समाज कैसा था, ये जानकारियां हमें दो जगह से मिलती हैं। इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने सुन रखा होगा। पंचतंत्र की कहानियों में भी हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। उस समय की जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, उसमें प्राचीन भारत की ही बातों की कहानियां जो है वो बना के लिखी गई हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है, चाहे जातक कथा है, चाहे पंचतंत्र की कहानियां, कि जो लोग मुंह से कहानियां बोलते थे, उन्हीं कहानियों को बाद में लिपिबद्ध कर दिया गया और वो एक तरीके से हमारे सामने लिखे हुए रूप में आ गई। अब हम बात करते हैं जातक की। इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, तो हम प्रॉपरली जातक की बात करते हैं। ठीक है, जातक में क्या है? पहली बात तो ये पहला प्रश्न आपका इसमें है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। पूरा जो वर्ड है इनका जातक ग्रंथ, या जातक ग्रंथों में क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानियां हैं। जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, पहला क्वेश्चन आपका आता है। तो आपका आंसर होगा कि ये जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद इसमें और भी चीजें आती हैं कि इसकी भाषा, जातक ग्रंथों की भाषा है पाली, और समय इनका, किस समय में ये ग्रंथ लिखे गए वो भी पूछा जाता है। 1000 ईस्वी यानी कि प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी, 1000 ईस्वी में जातक ग्रंथों को लिखा गया है। अब और क्या विवरण है? 3 क्वेश्चन हो गए जातक ग्रंथों से। पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन भाषा पाली है, तीसरा समय इनका 1000 ईस्वी या प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी है। एक उल्लेख हमें मिलता है गंधतिंदु जातक, आपकी किताब में दिया गया है गंधतिंदु जातक। गंधतिंदु जातक में एक कथा दी गई है। क्या दिया गया है? जैसे अब वही मैंने जो बताया कि राजा जो वर्णन करता है अभिलेख में, वो तो वर्णन एक तरफा होता है। प्रजा के बारे में क्या, प्रजा क्या सोचती है, क्या वाकई में प्रजा राजा से इतनी खुश थी जो कि अभिलेखों में राजा ने लिख दिया? लेकिन ऐसा संभव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में इसका आंसर नहीं में ही होगा, क्योंकि राजा तो हमेशा यही बोलता है कि मैं अपनी प्रजा को खुश रखता हूँ, लेकिन प्रजा खुश है क्या, इसके प्रमाण हमें कहीं कहीं से मिले हैं। गंधतिंदु जातक में एक हमें कथा दी गई है जिसमें बताया गया कि एक बार जब राजा वेश बदल के जनता के बीच में गया, तो उसको पता चला कि जनता, जो प्रजा है, वो राजा से खुश नहीं है। जब उसने पूछा प्रजा से, समाज के लोगों से कि आप अपने राजा से खुश हैं, तो हर एक ने राजा की बुराई की और कहा कि राजा की व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और रात के समय डकैत आते हैं, हमें लूट के ले जाते हैं, और दिन के समय राजा के लोग आते हैं और वो कर हमसे ले जाते हैं। तो
अब देखिए इस जातक में किसी जगह का नाम नहीं दिया गया है, किसी राजा का नाम नहीं दिया गया है कि कहाँ का प्रॉपरली ये वर्णन है, लेकिन ये कहीं का तो है। कुल मिलाकर ये तो आपसे ये कथा हो सकता है पूछ ली जाए कि राजा और प्रजा के संबंधों से रिलेटेड जो कथा है, जो कहानी है, वो कहाँ पर दी गई है। तो गंधतिंदु जातक में इसके बारे में बताया गया है कि इस तरीके से प्रजा राजा से खुश नहीं रहती थी। तो जातक प्रॉपरली क्या है ये, और एक चीज आप याद रखिएगा, जातक क्या है, कहानियों का संग्रह है, कहानियों का संग्रह है जातक कथाएं। जातक ग्रंथ, जातक कथाएं भी यहाँ पर आता है। जातक कथाएं, जातक ग्रंथों में कथाएं हैं, ये कहानियों का संग्रह है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पाली भाषा में लिखी गई है, 1000 ईस्वी में इनकी रचना हुई। और हम लोगों की किताब में गंधसिंधु जातक से रिलेटेड एक कहानी बताई गई है जो मैंने आपको अभी अभी बताई। ये तो हो गया वो कि हमें कैसे पता चलता है कि उस समय के बारे में, उस समय की प्रजा कैसी थी, उस समय की प्रजा। अब ये एक ही कहानी हमारे इसमें दी गई है, अगर हम प्रॉपरली जातक कथाएं उठाकर पढ़ने लगेंगे तो हमें उस समाज के बारे में बहुत सारी कहानियां देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, और प्रॉपरली हम उस समाज को समझ पाएंगे, उस समय के समाज को। आगे हम सिर्फ ये देहात के बारे में या गाँव के बारे में बात करते हैं। तो अगला है पॉइंट हमारा कृषि। कृषि से रिलेटेड या फिर किसानों से रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ तथ्य हमको दिए गए हैं कि इस समय किसान कैसे खेती करते थे, उनकी उपज कैसे बढ़ाते थे। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर है कि हमें लोहे के प्रमाण कब मिले हैं, 600 BC में लोहे की खोज, ठीक है ना, प्रमाण के संग में आप खोज भी लिख सकते हैं। लोहे की खोज कब हुई, 600 BC में लोहे की खोज हुई। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक ही है, 600 BC से 600 ईस्वी तक का पूरा वर्णन इस चैप्टर में है। तो उसी में लोहे की खोज का भी उल्लेख होता है। लोहे की खोज कब हुई, 600 BC में हुई। अब बात करते हैं किसानों की। तो किसानों ने किस तरीके से इस समय खेती करते थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसान के जो पहले हल होते थे, हल के जो फॉल होते थे, वो फॉल किसानों के पहले लकड़ी के होते थे, तांबे के होते थे, लेकिन वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही वो खुदाई करते थे तो वो मुड़ जाते थे। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। 600 BC में जब लोहे की खोज हुई तो ये जो फॉल थे किसानों के हलों के, वो लोहे के बनने लग गए, और उससे बहुत अच्छी खुदाई, गुड़ाई या जो भी कुछ वो लोग करते थे उसमें हल का प्रयोग बहुत अच्छे से होने लगा, और बहुत अच्छी उपज जो थी वो इस समय होने लगी। कुछ लोग कुदाली से भी अपनी खेती करते थे। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो छोटे किसान, एक वर्ड आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। एक वोकैब दिया गया है, गृहपति। गृहपति कौन होता था, तो गृहपति छोटे किसान या जमींदार। ये तो हो गया आपका 1 नंबर में। गृहपति का तात्पर्य छोटा किसान या जमींदार। अब अगर यही वाला पॉइंट आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है तो फिर आप इसमें क्या लिखेंगे, गृहपति कौन था, गृहपति घर का मुखिया होता था। कौन होता था, घर का मुखिया था, और ये क्या करता था, घर के सभी महिलाओं, पुरुषों, पालतू जानवर, दास, ठीक है, इन सब के ऊपर वो दास पर नियंत्रण रखता था। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन जाएगा। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको ये सब कुछ लिखना है। अगर 1 नंबर में आता है तो आपको यहीं पर लिखकर खत्म कर देना है कि छोटे जमींदार, छोटे किसान या जमींदार को गृहपति कहते थे। स्थिति क्या थी, समाज में किसानों के बीच में भी बहुत बड़े बड़े अंतर थे। जिससे जो छोटे किसान होते थे और बड़े किसान होते थे
वो छोटे किसानों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। इनके बीच में काफ़ी असमानताएं भी थी, क्योंकि छोटे किसानों के पास, कईयों के पास तो खुद की ज़मीन नहीं होती थी, दूसरे की ज़मीन पर खेती करते थे। कुछ के पास खुद की ज़मीन होती थी पर वो बहुत कम होती थी, तो उनके अंदर भी फाइनेंशियली बहुत सारी असमानताएं थी। एक दूसरे से कोई बहुत बड़े थे, तो जो बड़े किसान होते थे वो एक दूसरे के ऊपर, छोटे किसानों के ऊपर नियंत्रण रखते थे। कुछ मतभेद भी उत्पन्न इस समय होते रहते थे। ये देहात का समाज था। कुछ वर्ड हमें, कुछ वोकैबुलरी हमें मिली है किसानों से रिलेटेड दक्षिण भारत की, क्योंकि हम बात उत्तर भारत की भी कर रहे हैं इस समय की, और हम दक्षिण भारत की भी बात हमने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में भी, पिछले टॉपिक्स में भी हमने दक्षिण भारत पढ़ा। तो यहाँ पर भी आपको एक वोकैबुलरी है, उसको आप नोट कर लीजिए। तमिल संगम मैंने आपको बताया था कि तमिल संगम क्या है, एक सम्मेलन था कवियों का जो काफी वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दक्षिण भारत में चला, और पांड्य राजाओं ने इसका पूरा व्यवस्थाएं जो है वो करवाई थी। तो तमिल संगम साहित्य जो है, वहां पर हमें कुछ वर्ड्स मिलते हैं। कौन कौन से वर्ड्स मिलते हैं? वेल्लालर, ये आपको पूछा जाएगा, 1 नंबर में आ सकता है। वेल्लालर, इन्हें क्या कहते थे? बड़े जमींदार। ठीक है, वेल्लालर बड़े जमींदार, या इन्हीं को याद रखिएगा, इन्हीं को कहते थे हलवाहा उल्वर। हलवाहा उल्वर, वेल्लालर ही बड़े जमींदार होते थे और इन्हीं को हलवाहा और उल्वर कहते थे। ये एक ही व्यक्ति के, एक ही पोस्ट के नाम है। ये वोकैबुलरी है दक्षिण भारत की। और एक दूसरा भी है अड़िमई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अड़िमई का मतलब क्या था? दास। वैसे तो बहुत कुछ है तमिल संगम में, लेकिन हमें जो हमारी बुक में दिया है हमें बस वही पढ़ना है। तो तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर बड़े जमींदार, या वेल्लालर को हलवाहा या उल्वर, या हम याद कर सकते हैं कि बड़े जमींदार को इन 3 नामों से जाना जाता था। बड़े जमींदार यानी कि वेल्लालर, हलवाहा और उल्वर, और अड़िमई यानी कि दास। अब यहाँ पर ही एक और चीज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। क्या दिया गया है देखिए, हम आते हैं मनुस्मृति। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आता है। इसी पेज पर आपको इसके बारे में विवरण दिया गया। विवरण ये दिया गया है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे कि जो समाज था देहात का, गांव का, तो लोगों में जमीन का जो विवाद था वो बहुत ज्यादा था। अधिग्रहण कर लिया जाता था, कोई किसी की भी जमीन में घुस गया, उसने उस पर अधिकार कर लिया, और फिर उसके बाद लड़ाइयाँ और वाद विवाद होते थे। तो मनुस्मृति में ये कहा गया है। अब मनुस्मृति क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम ये देख लें कि इसमें क्या कहा गया और इसका वर्णन यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो मनुस्मृति में उन्होंने सलाह दी है कि जो भी राजा हो या जिनके पास जमीनें हो, जो बड़े राजा वगैरह थे, उनको क्या करना चाहिए अपनी जमीनों की सुरक्षा के लिए, कि जहाँ तक उनकी जमीन की सीमा है उसमें उन्हें कुछ इस तरीके की चीजें मिट्टी के अंदर दबा देनी चाहिए जो कभी नष्ट ना हो। कोई पत्थर हो सकता है, किसी जानवर के बाल हो सकते हैं, या और भी कोई चीज हो सकती है, ताकि उनकी सीमा वहां पर सीमांकित हो जाए और फिर किसी भी तरह की समस्या ना आए। आपको जब सीमांकन करना हो, आपको बताना हो कि हमारी जमीन कहाँ तक है, तो आप वो चीज खोद करके उनको दिखा सकते हैं। ये मनुस्मृति में सलाह दी गई है यहाँ के जमींदारों को, राजाओं को। अब देखिए मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। विधि यानी कि कानून। जितने भी नियम हमारे समाज में आज हम लोग फॉलो करते हैं कि किस चीज के लिए कौन सा नियम है, कि कोई दंड है, मतलब हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, हिंदू ग्रंथों की बात कर रही हूँ, भारतीय दंड संहिता की बात नहीं कर रही मैं, कि हमारे संविधान में जो दंड दिए गए उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे ग्रंथों में भी दंड संहिताएं हैं, हमारे ग्रंथों में भी कानून संहिताएं हैं। तो जो नियम, किसी चीज के लिए जो कानून हमारे हिंदू ग्रंथों में
हमारे सनातनी धर्म में बनाए गए हैं, वो सारे नियम कानून मनु ने बनाए हैं। मनु एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, एक स्मृति ग्रंथ बनाया जो मनु स्मृति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भी बहुत बहुत सारे विधि ग्रंथ बने, लेकिन उनमें सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ जो है वो ये मनुस्मृति है। हमारे भारत की सबसे प्राचीन विधि संहिता कह लें या विधि ग्रंथ कह लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। इसके बाद दूसरा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आता है कि इसकी रचना कब हुई। तो रचना इसकी हुई 200 BC यानी कि दूसरी शताब्दी। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार नंबर्स में और यहाँ पर, इसलिए मैं दोनों चीजें यहाँ लिख रही हूँ। 200 BC यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 200 AD यानी कि दूसरी शताब्दी ईसवी के मध्य, ये टाइम पीरियड है मनुस्मृति का। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी तक का जो समय है वो मनुस्मृति का समय है। दूसरा, भाषा, मनुस्मृति की भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। संस्कृत भाषा से याद आया, जो प्रयाग प्रशस्ति है जो मैंने आपको अभी बताई, वो हरिशेन ने जो लिखी, उसकी भाषा भी संस्कृत है। वो भी कभी कभी पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो वो भी संस्कृत है। आप लोग उसको वापस से पीछे जाके नोट जरूर कर लीजिएगा। मनुस्मृति की भाषा भी संस्कृत है। हरिशेन द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति की भी भाषा संस्कृत है। यहाँ पर इस टॉपिक में यही है, इतना ही। आगे और एक चीज हमारी छोटी सी बची है, उसको भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा चैप्टर थोड़ा जल्दी खत्म हो पाए। हर्षवर्धन वंश, वर्धन वंश, एक्चुअल में हर्षवर्धन तो राजा था, वर्धन वंश के बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख हमारे इसमें है। वर्धन वंश, इस वंश का शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा एकमात्र राजा था और वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का नाम मैंने आप लोगों को बताया था जब मेरी पहली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि हर्षवर्धन को मुस्लिम आक्रमण के पहले उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली, अंतिम शक्तिशाली राजाओं की श्रेणी में हर्षवर्धन को रखा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासन के बाद ही भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ और फिर नए नए आक्रमण भारत में हुए और इस तरीके से भारत में विदेशी लोगों का जो है वो प्रवेश हो गया। तो उसके ठीक पहले जो सबसे शक्तिशाली राजा उत्तर भारत का था वो हर्षवर्धन कहलाता है। ठीक है, इसका जो शासन था वो कहाँ था? शासन कन्नौज में था इसका, और कन्नौज ही मध्य प्रदेश में जो है, कन्नौज ही इसकी राजधानी भी थी। हर्षवर्धन की राजधानी भी कन्नौज थी। काफी लंबी स्टोरी है हर्षवर्धन के खुद की भी एक लंबी स्टोरी है, इस वंश की भी एक स्टोरी है। आपको बुक में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया गया है तो मैं अभी नहीं बताऊंगी। कभी अगर आप लोगों को सुनना हो या मेरे को कभी समय मिलेगा तो मैं पूरा हर्षवर्धन के बारे में, पूरा वर्धन वंश जो है वह पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी। तो शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा वर्धन वंश का कौन था? हर्षवर्धन। शासन इसका कन्नौज में था, राजधानी भी इसकी कन्नौज में थी। हमारे इसमें क्वेश्चन जो आता है वो है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, ये आपसे पूछा जाएगा। हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। इनका नाम तो डेफिनेटली सुन रखा होगा आप लोगों ने। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के लिए की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन की जीवनी जिसका नाम है हर्षचरित, ये किसने लिखी? बाणभट्ट ने। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन कौन था?
वर्धन वंश का शक्तिशाली राजा था। और इन्होंने जीवनी में काफी कुछ दिया है, आपकी बुक में भी एक वर्णन इनका दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हो उसको, कि इन्होंने एक गांव का विवरण दिया है कि एक गांव जो है वो किस तरीके से लोग वहां पर रहते हैं, कैसे अपनी आजीविका वहां पर चलाते हैं, क्या जंगल से निकालते हैं, उसको कैसे बेचने जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें दी गई हैं। बस इतना ही, और थोड़ा सा और हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ है, जिसको हम मे बी पॉसिबल के नेक्स्ट क्लास जो हो अपनी वो लास्ट हो। एक दिन में भी खत्म कर सकती हूँ मैं चीज़ों को, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि आप लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के मैं सारे टॉपिक्स दूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में वो ईजीएस्ट रहें। तो पढ़ते रहिए और इसको पूरा याद करिए आप लोग। इसके पहले के भी जो भी मैंने चैप्टर्स कराए हैं उन्हें भी आप इस चैनल पर आकर देख सकते हैं। ठीक पहले का जो मेरा क्लास था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उससे भी उसको पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक जो हैं वो आपकी बुक में टॉपिक वाइज मैंने उठाए हैं। आप अपनी बुक खोल करके मेरी क्लास को पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो भी आप अगर मेरे सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएंगे तो भी आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए क्लास, पढ़ते रहिए भारतीय इतिहास। थैंक यू सो मच।